बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वो विल डिस्कस लेक्चर नंबर 26 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि सनती जो हमारी मुल्क में सनती डेवलपमेंट है, सनती तरक्की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, यानी कि उसकी अहमियत, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसे तारीखी ओवरव्यू कहते हैं, मेजर इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में, फ्यूचर डायरेक्शंस, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी importance. Industrialization is the key to economic development and overall prosperity. Industrialization यानी कि सनअतें जो हैं वो की हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको पता है, माशी डेवलपमेंट, मुआशियत यानी कि पैसे के लिहाज से जो तरक्की होती है मुसलमान मुल्क में, इस्लाम किसी भी कंट्री में जो पैसे के एतबार से मॉनिटरी डेवलपमेंट होती है, फाइनेंशियली डेवलपमेंट होती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसकी की जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, और सारी की सारी खुशहाली की भी की इंडस्ट्रियलाइजेशन है। विदाउट इट नो इकोनॉमी कैन ग्रो, इसके बगैर कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। इट इज़ द बैकबोन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग, मजबूत और स्टेबल यानी कि मुस्तहकम इकोनॉमी की बैकबोन जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट के मॉडर्नाइजेशन होने की, किसी भी रियासत की और उसकी तरक्की की जो बेसिस है, उसकी बुनियाद यही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स द इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ अ स्टेट, बैनुल अक़वामी सतह पर स्टेट का मुकाम, उसकी स्टैंडिंग जो है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मदद करता है। इंडस्ट्रियाँ यानी कि सनतें लगाना ये मदद करता है। इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी गो टुगेदर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी गो टुगेदर, हैंड बाय हैंड, मतलब वो दोनों साथ साथ चलते हैं। इट एनहेंसेस द ट्रेड, ये तिजारत को बढ़ाते हैं। एंड सर्व फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मीन जो हमारी बैरूनी एक्सचेंज होती है, दरामदाद बरामदाद, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसको कहते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिंग सेल्फ रिलायंस फॉर अ नेशन, यानी कि एक नेशन को, एक कौम के अपने सेल्फ रिलायंस के लिए, खुद को पहचानने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अहम किरदार अदा करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ज़राअत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटीरियल एंड सो इनपुट फॉर इंडस्ट्री एंड आउटपुट इज़ द फिनिश्ड गुड्स। एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड्स करती है? रॉ मटीरियल। रॉ मटीरियल आपको पता है खाम माल होता है इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, अगर किसी इंडस्ट्री में रबर की कोई फैक्ट्री है, रबर की इंडस्ट्री, उसमें अब रबर बनता है, ज़ाहिर हीट फ्यूल की ज़रूरत है, तो वो एग्रीकल्चर से हमें ज़्यादा जो फ्यूल है, हमें जो रॉ मटीरियल है और ज़्यादा जो चीप फ्यूल है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। और वो इनपुट होता है। इनपुट का मतलब है जो हम सबसे पहले इनपुट करते हैं और फिर हमारी प्रोडक्ट जो आती है उसको आउटपुट कहते हैं। इनपुट क्या होता है? एग्रीकल्चर ही है इनपुट, इसका रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का। एंड आउटपुट इज द फिनिश्ड गुड। आउटपुट क्या है इंडस्ट्री का? इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी आई कैंट हाईलाइट इट, आपने इसको नोट कर लेना है कि इनपुट किसी भी इंडस्ट्री का जो एग्रीकल्चर है यानी कि ज़राअत है, और आउटपुट उसका क्या है? फिनिश्ड गुड, यानी कि जो चीज़ें बनाती है, जो ख़त्म चीज़ जो बन जाती है मुकम्मल, वो उसका आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रबड़ की फैक्ट्री है तो वो रबड़ जब कंप्लीट बना लेती है वो उसका आउटपुट होता है। अगर कोई चमड़े की फैक्ट्री है तो चमड़ा जब उसका बन जाता है, दैट्स इट्स आउटपुट। इट इज़ कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मयार बेहतर करती है इंडस्ट्रीज़। हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन, गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करती हैं। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, और जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी है यानी कि जो रोज़गार की सहूलियत है वो मुहैया करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ क्लोज एलिमेंट्स विद द डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क के किसी दिफा और उसकी हिफाजत के लिए इनका क्लोज एलिमेंट्स है, यानी कि करीबी ताल्लुक है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हिस्टोरिकल ओवरव्यू, सेकंड पॉइंट देखें। इन 1947 पाकिस्तान इनहेरिटेड वेरी स्मॉल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मीन होता है इंडस्ट्रीज़ का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, जो उनकी बुनियाद, उसकी बेस है, जिस पे जैसे पिलर्स कह लेना किसी चीज़ के, वो उसको कहते हैं एक किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। कि जो इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर था जो पाकिस्तान को इनहेरिट हुआ यानी कि विरसे में मिला, डेफिनेटली इट वाज सब कॉन्टिनेंट एंड पाकिस्तान वाज अ स्मॉल स्टेट एट दैट टाइम एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इसको जो मिला वेरी स्मॉल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत छोटा सा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। ओनली अबाउट 4% ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री वाज देयर इन एरियाज ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ 4% जो इंडस्ट्रीज थी ना पूरे बरसगीर की वो पाकिस्तान में थी, बाकी 96% इंडिया में थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाने को कितना वेरी स्मॉल, नहीं वेरी वेरी स्मॉल परसेंट मिला पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखें। इट वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द डे टू डे लाइफ, ये इनसफिशिएंट था, कम था डेली ज़रूरियात जो डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। इनिशियली शुगर मिल्स, बिस्किट फैक्ट्रीज, सिगरेट फैक्ट्रीज, ऑयल मिल, सीमेंट यूनिट्स,
मैच फैक्ट्री, स्टील रोलिंग एंड ग्लास वर्क फैक्ट्रीज वर सेटअप। ये सारी की सारी फैक्ट्री, चीनी की, बिस्किट की, सिगरेट की, ये ऑयल की, सीमेंट की, मैच यानी कि माचिसें बनाने की, जो स्टील की, और ये सारी की सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप हुई, वो बनाई गई शुरू में। फिर क्या हुआ, प्रायोरिटीज सेट आउट इन द अर्ली ईयर्स में प्रायोरिटीज़ थी, जो हमारी तरजीहात थी कि कौन सी हम इंडस्ट्री सेट करें, वो ये थी, इंडस्ट्री वुड बी बेस्ड ऑन इंडिजियस रॉ मटेरियल, के जो इंडस्ट्रीज़ है वो रॉ मटेरियल उसका इंडिजिनस होना चाहिए, यानी कि देसी रॉ मटेरियल होना चाहिए। इंडिजिनस मीन्स होता है जो हम खुद बना सकें, जिसको कहते हैं ना देसी रॉ मटेरियल। आप ऐसे इसकी मिसाल ले लें कि यानी कि हमें ज़्यादा लेना ना पड़े बाहर से, क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली उस वक्त रिसोर्सेज कम थे, और हमारी प्रायोरिटीज़ ये थी, तरजीह ये थी कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ की जो बैकबोन है ना, आप जैसे इकोनॉमी की बैकबोन इंडस्ट्रीज़ है ना, ऐसे इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन रॉ मटेरियल है, मतलब वो ह्यूज अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। तो ये होना चाहिए इंडिजिनस, यानी देसी होना चाहिए, जो हम खुद बना लें। ये हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट थी। कंज्यूमर्स गुड्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू मीट द इमीडिएट नीड्स ऑफ द पीपल। कंज्यूमर गुड्स होता है यानी कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं ना, वो पहले हमें बनानी चाहिए, जो हमारे लोगों को इमीडिएट नीड है, जो फौरी ज़रूरत है। मतलब ज़ाहिर है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो आम चीज़ें, जो ऊपर हमने ये फैक्ट्रीज पढ़ी है ना, शुगर, बिस्किट, स्टील और ये मैच वगैरह, मतलब ये होती हैं कंज्यूमर गुड्स, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो लोगों के वो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, प्राइवेट इनिशिएटिव टू बी इनकरेज। प्राइवेट इनिशिएटिव का ये मतलब है कि लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी अलग इंडस्ट्रीज बनाए। एक तो ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे इंडस्ट्रीज बन रही थी ना, प्राइवेट ये था कि लोग खुद इन्वेस्ट करें, अपना पैसा और इंडस्ट्रीज बनाए। इससे क्या होगा, हमारी डेफिनेटली इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। इनकरेज का मतलब होता है इसकी हौसला अफजाई की जा रही थी, प्राइवेट जो इनिशिएटिव है। द स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस थ्रो। जो स्टेट है, रियासत है, वो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थी, किसके ज़रिए, फैसिलिटेशन एंड हेल्प, यानी कि सहूलत मुहैया करती थी और मदद करती थी किन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। फाइनेंशियल हेल्प, पैसे के तौर पे भी कुछ स्टेट मदद करती थी। टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स के तौर पे भी, मतलब इस तरह टैक्स कलेक्शन और ये वो सारा भी स्टेट इसमें भी हेल्प करती थी। प्रोटेक्टिव टैरिफ्स एक्सेट्रा, इट मीन्स महसूलात, टैरिफ्स होता है महसूलात, यानी कि जो महसूलात प्रोटेक्टिव लेती थी गवर्नमेंट, रियासत वसूल करती थी, वो के उनके ज़रिए भी मदद करती थी रियासत। इट आल्सो प्ले डायरेक्ट रोल टू सेट अप इंडस्ट्री। डायरेक्ट रोल यानी कि जो बिल्कुल डायरेक्ट किरदार है वो भी अदा करती थी रियासत, स्टेट, इंडस्ट्री का सेटअप करने में, उसको कम इनटू एग्जिस्टेंस करने में। फिफ्थ पॉइंट देखें, ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटीज़ वुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि उसमें जो एम्प्लॉयज़ हायर करने, उनको डेफिनेटली ट्रेनिंग देनी, उनको रिसर्च उसके बारे में, यानी कि अगर आप ये काम करेंगे इसमें ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, ये इसमें, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती थी स्टेट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1948। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो था ये 1948 में बना। ऑल 5 ईयर प्लान्स, 5 साल मनसूबा हमने पढ़े हैं, बहुत से डिफरेंट जो रिजाइम्स थे, डिफरेंट पॉलिटिशियन के, उनमें 5 ईयर प्लान आए। ये देखें 1955 का था, फिर 1960 का, 65 से 70 का, ये सारे के सारे 5 ईयर प्लान जो इन्होंने क्या किया, पेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने ग्रेटर एम्फेसिस, बहुत ज़्यादा जोर दिया प्राइवेट सेक्टर पे, और रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से सनत साजी पे, तेज़ी से सनतें बनाने पे इन्होंने जोर दिया। इट एडिड टू एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसने क्या किया, एग्रीगेट किया, बढ़ाया इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि माशी तौर पे हमें स्ट्रॉन्ग किया। नेक्स्ट देखें, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या की थी। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, PIDC भी इसको कहते हैं, वाज एस्टैब्लिश अंडर अलोआ इन 1950। 1950 में ये वाला कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि बना। इट इनकरेज द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री दैट वाज लेस अट्रैक्टिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इसने क्या किया, ऐसी इंडस्ट्रीज़ की सेटिंग की कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे, जो लोगों ने अपनी खुद पर्सनल इंडस्ट्री जो बनाई हुई थी खुद से इन्वेस्ट करके, उसके लिए लेस अट्रैक्टिव था, यानी कि उनकी ज़्यादा तवज्जो नहीं खींच रहा था ये। इनिशियली 15 इंडस्ट्रीज़ वर आइडेंटिफाइड। इसने पहले 15 इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाइड किया। एक तरह से आप ये समझ लें, एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी नहीं होती, मतलब इसने 15 इंडस्ट्रीज़ को रजिस्टर किया, अपने साथ आइडेंटिफाई किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, IDBP, ये भी आपने मेमोराइज करना है, was set up in 1961. It provided loan facilities for industries projects at कंसेशनल रेट्स टू मिडल एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो दरमियाने साइज लेवल के और स्मॉल लेवल के, मतलब छोटे और जो दरमियाने लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं, ये दो आपने पॉइंट्स याद करें। मिडल और स्मॉल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, लगाते थे अपनी इंडस्ट्रीज में, उनको ये लोन फैसिलिटीज़, यानी कि लोन की सहूलियात और ये प्रोजेक्ट, और कंसेशनल रेट्स होता है मतलब उसके कंसेशन पे एक बचत के तौर पर लोन मुहैया करता था। ये वाला जो अदारा था IDBP पाकिस्तान।
पाकिस्तान का 1961 में जो एस्टैब्लिश हुआ। PICIC इसको कहते हैं पाक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन was established to give loans and credit facilities including foreign exchange facility for setting up industry. It also launched investment scheme. इसने क्या किया, ये भी लोन ही देता था इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन इसमें क्या था, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी थी। ये आपने बात याद रखनी है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। PICIC जो था कॉरपोरेशन, जो इंस्टीट्यूशन बना था पाकिस्तान का, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, इसका मतलब है अगर किसी इंडस्ट्री ने अपना जो माल खाम, अपना जो आउटपुट, अपनी गुड्स बनाई हैं वो बाहर भेजनी होती, फॉरेन उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो ये वाला अदारा उसको फैसिलिटेट करता था, उसको सहूलियात मुहैया करता था और इंडस्ट्री को बनने में भी मदद देता रहा। इसने क्या लॉन्च किया, इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च की कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करें इस अदारे में या इस तरीके से आप इतना कुछ बाहर भेजें तो आपको ये जो प्रॉफिट होंगे। ओके। Investment Promotion Bureau 1959 was formed for the promotion of domestic and foreign investment and to provide advice and guidance to investors and provision of necessary help to them. ये जो ब्यूरो था 1959 में इस्टेब्लिश हुआ। इसने क्या किया, डोमेस्टिक का मतलब कि जो स्मॉल साइज पे इंडस्ट्रीज, जैसे घरों में काम करने के लिए खवातीन के लिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है ना, जैसे धागा बनाना और इस तरह के छोटे छोटे काम जो घरों में बड़े सिटीज़ में अभी भी हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उसको कहते हैं। वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता था ये वाला जो इंस्टीट्यूशन, ये वाला ब्यूरो बना था। और क्या करता, नेसेसरी हेल्प करता किसमें, इन्वेस्टर में और इन्वेस्टर्स में, यानी कि लोग इन्वेस्ट करें उनकी वो जो नेसेसरी हेल्प है वो भी ये ही ब्यूरो करता, यानी कि यही अदाया करता। Other institutions like ICP, NDFC, NIT were established. In this sentence, ICP stands for इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। ICP स्टैंड्स फॉर, आप इसको नोट कर लें, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है NDFC, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आई रिपीट अगेन, नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एंड NIT स्टैंड्स फॉर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। यानी कि ये सारे के सारे जो नेशनल एक किस्म के इंस्टीट्यूशन ये के सारे इस्टेब्लिश हुए। और फिर क्या हुआ, एक्सटर्नल फाइनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल बाय वर्ल्ड बैंक, IMF एंड कोलंबो प्लान एक्सेट्रा। एक्सटर्नल फाइनेंशियल यानी कि बैरूनी अमदाद जिसको कहते हैं, जो बैरूनी कर्जे, बैरूनी अमदाद जो अब पाकिस्तान को एक किस्म का ले डूबी है, मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं, ये सारे के सारे उस वक्त ही बुरे ज़माने में ये स्टार्ट हुए थे। एक्सटर्नल फाइनेंशियल यानी कि बैरूनी कर्जे, बैरूनी मददें। बाईलैटरल, मल्टीलैटरल का मतलब होता है बाईलैटरल, इस तरह के वो जो NGOs थे पाकिस्तान में उनको सपोर्ट को करते थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी, यानी कि जो बाहर के जो अदारे थे उन्होंने बनाई हुई थी। NGOs का ये मतलब होता है ना कि नॉन गवर्नमेंटल, वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो बाहर के अदारों की होती है। और मल्टीलैटरल का मतलब है हर तरह से एक किस्म की सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते थे और जो हमारे अदारे हैं उनको भी सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट देखें, नेशनलाइजेशन ऑफ द 70s में आपको पता है कि जब भुट्टो का दौर आया उसने नेशनलाइजेशन की, हमने ऊपर भुट्टो रिजाइम में इसको डिटेल से पढ़ा है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी आफ्टर एज्यूमिंग पावर अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी ने नेशनलाइजेशन की थी, यानी कि आपको पता है इसमें क्या हुआ था, हम लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में अपने डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं। 10 बेसिक इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज, 10 जो बुनियादी इंडस्ट्रीज थी वो नेशनलाइज की। लेटर सम अदर्स वर आल्सो टेकन ओवर टू, बाद में ऐसा हुआ कि और भी इंडस्ट्रीज जो थी वो भी नेशनलाइज होगी। टेकन ओवर टू हैव अ ग्रेट स्टेट रोल, यानी कि स्टेट रोल उनको मिल गया, वही यानी कि रियासत का उनको किरदार अदा करना पड़ा, यानी वही कि वो गवर्नमेंट हो गई, नेशनलाइज होगी इंडस्ट्रीज। इनिशियल यूफोरिया एंडेड एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट सफर्ड, मतलब जो पहले वाला हमने जो काम शुरू किया था, क्या काम था, पहले हम जो प्राइवेटाइजेशन को यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम सपोर्ट करते थे, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इंडस्ट्रियल जो आउटपुट था वो उनका जो हमें गुड्स प्रोडक्शन जो मिलता था वो सफर्ड, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वो कम होना शुरू हो गया। इट आल्सो काज फाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री। कैपिटल का ये मतलब है कि जो हमारी जो मुस्तहिकम लोग हैं, जैसे देखें ना, जो लोग मतलब क्या ले हम एलीट क्लास के होते हैं, वो एलीट क्लास जैसे जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और ये सारे हमारे इसमें हाई ऑफिसर्स आ जाते हैं, वही कैपिटलाइजेशन करते। इसका मतलब है कि वो इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश की। अब जब सारी की सारी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज होने लगी, अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल आने लगी, तो क्या हुआ, तो जो कैपिटलाइजेशन की और एक गवर्नमेंट की एक किस्म की एक फाइट शुरू हो गई, यानी कि एक लड़ाई उनकी शुरू हो गई। फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री, हाँ, फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री का ये मतलब है कि कंट्री से जो कैपिटलाइजेशन है, जो एक
सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलाइजेशन है, उसकी फ्लाइट हो गई, यानी कि वो ख़त्म होना शुरू हो गया, उड़ना शुरू हो गया है किस्म का। फ्लाइट का ये मतलब होता है ना। नेक्स्ट देखें, सिंस द अर्ली 90s द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट्स इन 1990s चेंज। 1990 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की और क्या किया? सिंस 90s ऑल द गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डीनेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी कि दोबारा से डी नेशनलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज नेशनलाइज की थी, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल हुई थी, वो दोबारा से प्राइवेट होना शुरू होगी। लोगों को, कैपिटलिस्ट को दोबारा से उनको इजाज़त मिल गई कि वो अपने पर्सनल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1990 में हुआ ये, आपने याद रखना है। 70s में जो है वो नेशनलाइजेशन आया और 90s में दोबारा क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन आ गया। दे आर प्रोमोटिंग फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी को ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज प्रोमोट करती थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बाहर से लोग आते थे वो आके इन्वेस्ट कर सकते थे। ये जो नया प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था 90s में। नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स, नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स का ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट के बगैर भी ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज अपनी पॉलिसीज बनाती, उन पर इनिशिएटिव लेती और उसके मुताबिक ये अपना वर्क करती। नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स उनके होते, उनके गवर्नमेंट के बगैर अपने जो ज़ाहिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी तो वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी प्राइवेट होते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पाकिस्तानी सेटल्ड आउटसाइड द कंट्री, कि जो बाहर के लोग थे फॉरेन, यानी कि जिनका स्टेट होल्डर बाहर के स्टेट्स के थे, वो भी इन्वेस्टमेंट में कर सकते थे। और पाकिस्तानीज भी जो बाहर सेटल थे, पाकिस्तानीज नेशनल्स थे लेकिन सेटल बाहर थे, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। ये जो 90s में प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया ना, उसमें ये सारा कुछ होता था। ये पॉइंट्स आपने मेमोराइज कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मेजर इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल्स, it is major industry based on agriculture. Heavy textile industry caters to domestic and external market. क्या क्या इसमें था? डोमेस्टिक, यानी कि वही जो स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी की सारी, एग्रीकल्चर, ज़रात इसमें टेक्सटाइल में इंक्लूड थी। मेजर सेंटर्स ऑफ फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर एंड कराची। वूलन क्लॉथ एंड इज मैन्युफैक्चर्ड इन कराची, लॉरेंसपुर, हरनाई, कैदाबाद, मुल्तान एंड बन्नू। नेक्स्ट, शुगर। पाकिस्तान हैज़ मेड टर्मेडियस प्रोग्रेस इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में, शुगर की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तरक्की हासिल की। इट इज़ अ फूड आइटम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लोकेटेड इन सिंध, पंजाब एंड सिंध। सीमेंट इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री हैज़ गोन थ्रू मेजर एक्सपेंशन, यानी कि ये बहुत महंगी इंडस्ट्री थी, बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना पड़े। ओवर 20 फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिश इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विच कैटर टू पाकिस्तानी नीड्स। पाकिस्तानियों की ज़रूरियात पूरी करती थी। 20 फैक्ट्रीज तकरीबन बनी, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स मिला के सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से। स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेड इन लिमिटेड क्वान्टिटी। लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि थोड़ी मिकदार में इंपोर्ट भी किया जाता था सीमेंट, यानी कि ये 20 इंडस्ट्री से हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी तो हम थोड़ी सी मिकदार में इसको इंपोर्ट भी करते थे। मोस्ट ऑफ द साइट्स आर इन डंडोत, दाऊद खेल, वाह, रोड़ी एंड कराची। नेक्स्ट देखें, वेजिटेबल घी। इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डेली प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट। Cooking oil is a major food item. There is much expansion over the years both in private and public sector. मतलब दोनों तरह बहुत सी एक्सपेंशन हुई, बहुत सा फैलाव हुआ वेजिटेबल घी की जो इंडस्ट्री है इसमें। नो वी आर सेल्फ सफिशिएंट, अब हम अपना खुद वेजिटेबल घी बनाते हैं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है अब हम खुद पे डिपेंडेंट है ओनली। ऑल्दो सम रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल इज इम्पोर्टेड, कुछ रॉ मटेरियल जो हम इम्पोर्ट करते हैं यानी कि बाहर से लेते हैं। अबाउट 60 यूनिट्स आर इन सिंध, पंजाब एंड NWFP। आयरन एंड स्टील, स्टील मिल नियर कराची वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन की मदद से स्टील मिल कराची में सेटअप हुई। फिर क्या हुआ? द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ रॉ मटेरियल, वही रॉ मटेरियल का मेजर प्रॉब्लम था। अगेन देखें ना, रॉ मटेरियल यू नो इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, इसका प्रॉब्लम था। आयरन एंड स्टील मिल्स तो जो थी एक बड़े लेवल पे सेटअप होती हैं तो इनके रॉ मटेरियल का अगेन यहाँ भी प्रॉब्लम आ गया। द आयरन वन और फाउंड इन पाकिस्तान इज़ वेरी पुअर क्वांटिटी, कि जो आयरन और थी, जो आयरन था खाम फॉर्म में, खाम लोहा था, पाकिस्तान में बहुत पुअर क्वालिटी में, कम मिकदार में पाया जाता। स्टील रोलिंग यूनिट्स आर आयरन रिलेटेड फैक्ट्रीज एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। Paper, major paper industry was in East Pakistan which was lost in 1970. We had to face shortage of locally made paper after 1971. जो पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री थी पेपर इंडस्ट्री यानी कि कागज़ बनाने की, वो इस पाकिस्तान में थी जो हमसे 1971 में खो गया। तो फिर हमें बहुत मुश्किलात यानी कि शॉर्टेज, उसकी किल्लत, पेपर की किल्लत का सामना करना पड़ा। नाउ दिस इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन नौशहरा, चारसद्दा, गुजरांवाला, लाहौर एंड घरू।
सम क्वालिटी पेपर हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, अभी भी इंडस्ट्रीज ये इन इलाकों में है, लेकिन कुछ क्वालिटी का पेपर हम अभी भी इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से लेते हैं। मशीन टूल्स, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स HMC टेक्सला सर्व दिस पर्पज़। ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है टेक्सला में, वो मशीन टूल्स जो है वो बनाने की हमारी खिदमत जो पाकिस्तान की वो इंजाम देता है। HMC यानी कि हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वॉज सेट अप विद चाइनीज़ कॉरपोरेशन, चाइनीज़ की कॉरपोरेशन उनके तावन से ये बना था। मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स, इंजन्स, मशीनरी फॉर शुगर, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर्ड हेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ तैयार होती हैं इस इंडस्ट्री में। डिफेंस इंडस्ट्री, वॉर ऑर्डिनेंस कम्प्लेक्स इज एस्टैब्लिश फॉर वेपन्स एंड आर्मामेंट्स, किसके लिए, जो हमारे हथियार हैं, और आर्मामेंट्स भी एक हथियार में ही आ जाता है, उसके लिए वॉर ऑर्डिनेंस कम्प्लेक्स जो बना। फिर क्या हुआ, HMC यानी कि यही वाली हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स इज मेकिंग टैंक रिपब्लिक फैक्ट्री, कामरा एयरक्राफ्ट रिपब्लिक फैक्ट्री ओवरहाल F6 एंड मिराज, ये तैयारों के नाम है, वो कामरा एयर फैक्ट्री जो है वो बनाती है। इट इज़ आल्सो मैन्युफैक्चर मिशाक K8, ये भी एक तैयारा है, वो भी ये कामरा रिपब्लिक फैक्ट्री जो है वही बनाती है। अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, फर्टिलाइजर्स, टोबाकू एंड सिगरेट, ऑयल रिफाइनरीज, कार्स एंड ट्रैक्टर प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग कराची, शिप यार्ड, शिप ब्रेकिंग, ये वही जो शिप होता है, एक किस्म दरियाई जहाज़ होता है, उसके हवाले से ये इंडस्ट्री है कराची में। शिप बिल्डिंग जहाज़ बनाने के हवाले से, शिप यार्ड जहाज़ के तख्ते जो होते हैं वो, और शिप ब्रेकिंग का भी वही मतलब है कि जहाज़ों के हवाले, और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज, ये अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में है। कोटेज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इसकी आपने इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोटेज इंडस्ट्री की ये मेमोराइज करनी है आपने। इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड ऑन स्मॉल स्केल, कोटेज इंडस्ट्री होती है, कोटेज का मतलब होता है एक, जिसको हम आम जुबान में अपनी झोंपड़ी कहते हैं ना, इसको वो, तो इसका नाम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये स्मॉल स्केल पे, एक झोंपड़ी लेवल पे, छोटे लेवल पे इंडस्ट्री जो बनती है उसको कोटेज इंडस्ट्री कहते हैं। इन्वॉल्विंग अ हाउस होल्ड और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, घरों में लगती है और थोड़े लोग इसमें होते हैं। यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज भी ज़ाहिर इसमें कम होते हैं। हैविंग लेस इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और कॉल्ड स्मॉल और कोटेज इंडस्ट्रीज, ये डेफिनेशन है कोटेज इंडस्ट्रीज की। इसमें क्या एग्जांपल इसकी क्या, कारपेट, स्पोर्ट गुड्स, टॉयज, पार और हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनती हैं। फ्यूचर डायरेक्शन, देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि सनतें लगाने से हमारा कोई स्कैप नहीं है, यानी इससे हम फरार हासिल करके अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इट इज़ मस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, खुशहाली और तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वी आर हैविंग मिक्स्ड इकोनॉमी विद एन एम्फेसिस ऑन प्राइवेट इनिशिएटिव, मिक्स इकोनॉमी है हमारी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब है पब्लिक भी और प्राइवेट भी, बोथ जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में पाए जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट नीड अप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि लोग जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं और प्राइवेट लोग इन्वेस्ट जो करते हैं उसके लिए हमें कंडीशंस जो अप्रोप्रिएट हैं, बहुत सी ठीक हालात उनकी ज़रूरत है, वो कंडीशन जी हैं, ये भी अपने मेमोराइज करनी है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, मुआशी और सियासी इस्तेकाम। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अंदर का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है, इसमें आप फॉर एग्जांपल ले लें, जैसे ये सड़कों का स्ट्रक्चर है, ब्रिज, और ये सारा का सारा ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। और वैसे जो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलहदा हम पढ़ चुके हैं, वो भी सारा का सारा। लेस बोटल नेक्स, corruption issues, low interest loans एंड स्टेट सपोर्ट एंड अबव ऑल सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी इन्वॉल्व हैं इसमें। हमारी अप्रोप्रिएट कंडीशन है, कौन सी कंडीशन जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रोप्रिएट, जिसमें अच्छे तरीके से इन्वेस्ट हो सकती हैं, उसकी कंडीशन ये हैं। और अबव ऑल सबसे बड़ी जो कंडीशन है इन सब के ऊपर वो क्या, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता चले कि हमारा पैसा, हमारा जो फाइनेंस है जो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर रहेगा, वो उसकी हिफाजत की जाएगी और वो एक पॉजिटिव पर्पज के लिए यूज़ होगा। दैट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।